अच्छा, आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हमने ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, या पार्टिकल के ऊपर लगती कैसे है, या जब ये फोर्स लगेगी तो पार्टिकल का पाथ कैसे चेंज हो सकता है या चेंज नहीं हो सकता। मुझे इससे पहले लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि टेंजेंशियल और हमारे पास एंगुलर, इसमें क्या डिफरेंस था और इनके दरमियान में रिलेशन क्या था, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो उसे थोड़ा सा पॉइंट, उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे। ये असल में उसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आप ये कह सकते हैं कि असल में वो बेसिक है, ये उसका थोड़ा सा बोल्ड स्टेप है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसी को थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो हमारे पास देखा जाए वेलोसिटी, अगर फर्ज करें पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल हमारे पास है, कोई भी बॉडी वो सर्कुलर पाथ में मूव करे तो हर वक्त उसकी एक वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी चेंज किस सेंस में हो रही होती है, मसलन उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है। यानी अगर आप कहा जाए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्या उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो आप कहेंगे सर नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो तभी कांस्टेंट होगी जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी। और यहाँ पे तो हम देख के बता सकते हैं कि हर वक्त उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब याद रखें, वेलोसिटी के पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन और दूसरी हमारे पास मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर तो बच्चों बात करें हम सर्कुलर पाथ की, बात करें सर्कुलर पाथ की, तो डायरेक्शन तो हर वक्त चेंज होनी ही होनी है। और डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है इसे आप कहते हैं AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से होता है। और ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड में चेंज इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उसे कहते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बच्चों अगर पाथ सर्कुलर है, मैं कह दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, UCM, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी बॉडी एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ, बच्चों यानी में वर्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी बॉडी की V मैंने लिखा है, V के ऊपर वेक्टर नहीं डाला, यानी ये स्पीड है, तो स्पीड क्या होगी इसमें, कांस्टेंट। बच्चों स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है इसकी मिकदार कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट। मसलन अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ पे भी आपको 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, लेकिन हर जगह एक डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब V की जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रही है, यानी ये हम कहते हैं V है, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रही है, यानी स्पीड आपस क्या रही है, कांस्टेंट। अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल पैदा होगा, अगर किसी जगह स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल पैदा नहीं होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होता है। और जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करे तो हर वक्त डायरेक्शन में चेंज से एक इनवर्ड एक्सेलरेशन लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स लगती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही असल में हमने फाइंड करनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगी, जिसमें क्या करेगी, रोटेट। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि क्या जब भी फोर्स सेंट्रीपिटल लगेगी बॉडी क्या पूरे का पूरा सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप ये कह सकते हैं अगर चलते चलते बॉडी चलते चलते इस तरह थोड़ा सा टर्न भी ले ले तो ये भी हम, इसमें भी हम किसको डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। नहीं इसके बाद फिर स्ट्रेट होगी, इससे पहले भी स्ट्रेट या लीनियर पाथ था, सिर्फ कर्व्ड पाथ बना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बॉडी का पूरा सर्कल में मूव करेगी तो तभी सेंट्रीपिटल लगेगी। अगर बॉडी जाते जाते ऐसे टर्न ले लिया, ऐसे ऐसे भी कर रही है, तो हर वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स को वो एक्सपीरियंस करते जा रही है। तो जब भी बॉडी टर्न लेगी तो असल में एक एक्सेलरेशन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर वक्त वेलोसिटी की, तो एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस एक्सेलरेशन किसका नाम देना आप लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और इसी के अलावा फोर्स लगेगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। अभी हमने एक तो इसकी फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है ये एक चीज़ फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से कैसे पैदा हो सकता है, यानी कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। मैंने बताया है वेलोसिटी के पास दो चीज़ें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हमारे पास अगर तो उसकी मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब क्या, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो सिर्फ कौन सा पैदा होगा, सेंट्रीपिटल। अब जो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक बॉडी है, वो मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड, फर्ज करें ये पॉइंट B है
और ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट से किसकी तरफ मूव करती बॉडी, बी की तरफ मूव कर रही है हमारे पास। तो हमने इस चीज़ को स्टडी करना है कि हमारे पास यहाँ पे किस किस तरह की चेंजेस आएंगी या क्या क्या होगा। यानी ये फर्ज करें सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये हमारे पास पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी की तरफ मूव कर गई है। इसका रेडियस क्या होगा आर, सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे पास क्या रहेगा सेम। तो हम यहाँ से डायग्राम से देख के क्या चीज़ें गैस कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और बॉडी का मैस है एम का है। अब जो एम मैस है और मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बच्चों यहाँ पे वर्ड में बार बार स्पीड कह रहा हूँ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की हर वक्त डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी, इसकी मिकदार कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये v1, और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, v2। तो मैंने बताया इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो यानी वेक्टर दोनों इक्वल लेंथ के आप लोगों ने ये बनाने हैं कि v1 की लेंथ और v2 की लेंथ क्या होगी सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन हर वक्त क्या हो रही है चेंज। अब देखिए बच्चों यहाँ से डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है, चेंज इन डायरेक्शन अकर हो रही है, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिससे हम किसका नाम देते हैं असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0, सिर्फ एक एक्सेलरेशन पैदा होगा सॉरी चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, उसे कहते हैं आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी हमने वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास एफ जो है एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ए सी कौन सा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हमारे पास किसकी तरफ लग रहा है टुवर्ड सेंटर, तभी बॉडी टुवर्ड सेंटर आती है, या बॉडी सीधी जा रही है तो बॉडी को कर्व पाथ में घुमाने के लिए असल में सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये टुवर्ड सेंटर, तो ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी किसकी तरफ होगी टुवर्ड सेंटर। तो मैं लास्ट पे जाके आपको चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे आती। अब बच्चों देखें ए निकालना आप लोगों ने, ए हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल है, और मैंने बताया ए एक्सेलरेशन जब भी निकालना तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा, यानी जितने टाइम में प्रोसेस हुआ है और जितनी वेलोसिटी में चेंज आई है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेलरेशन किस तरह पैदा होगा, मैंने बताया यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक एक्सेलरेशन पैदा होगा जिसे हम किसका नाम देते हैं सेंट्रीपिटल। अब पहले वेलोसिटी ऐसे है बाद में ऐसे होगी बच्चों, हमने चेंज फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा v1, और ये हमारे पास इसी को मैं यहाँ पे उठा के ऐसे लगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे ख्याल से लेंथ बड़ी ना, और ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा v, यानी ये v1 है और ये v2 है। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए मैं ये डायरेक्शन अभी रिमूव कर देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। तो जब भी चेंज निकाल तो डेल्टा वी क्या होगा v2 माइनस v1, तो ये डेल्टा वी आ जाता है। अब देखें डेल्टा जो है वो v2 माइनस v1 है, यानी v2 को v1 में से माइनस करें तब हमें चेंज हासिल होती है। अगर हम v2 निकालें तो v2 सम अप होगा डेल्टा v प्लस v1 का। मैं आपको यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ वो चेक करें। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि असल में यहाँ पे v2 एज अ किस तरह एक्ट करेगा, रिजल्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा, कि हमारे पास v2 की वैल्यू क्या होगी एज अ रिजल्टेंट आएगी, कि बॉडी के ऊपर एज अ रिजल्टेंट, यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट बनाना है। अब देखिए v1 प्लस डेल्टा वी, तो इसको रिजल्टेंट बनाना है तो पहला वेक्टर यहाँ पे एंड होगा तो दूसरा जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। तो हमारे पास एक v1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास डेल्टा v। तो मैंने इस वजह से इसको v1 से v2 की तरफ डिनोट किया है, क्योंकि ये एज अ रिजल्टेंट एक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन आपने याद रखना है कि क्यों v2 से v1 की तरफ हमें इसे ड्रा नहीं किया है। अब बच्चों देखें, लेट्स सपोज आप इसको पॉइंट्स के नाम दीजिए, o से a था, ये a से b था, और हमने पहले कहा है कि स्पीड सेम रहती है, तो जितनी मिकदार यहाँ पे होगी उतनी मिकदार यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं कि v1, इसके ऊपर वेक्टर नहीं डाला, v2 दोनों क्या होंगी सेम, और आप कह सकते हैं असल में किसके बराबर होगी v के बराबर। तो जितनी v1 की मैग्नीट्यूड है उतनी ही v2 की है, ये दोनों सेम है, इसको हम किसका नाम दे सकते हैं v का नाम दे सकते हैं। अब अगर वेक्टर डाल देते तो ये कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि हर वक्त इनकी क्या चीज़ चेंज हो रही है डायरेक्शन। अब बच्चों ये हमारे पास कर्व्ड पाथ भी, और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट जाए तो हमारे पास लीनियर पाथ बनेगा। अब हमने क्या फाइंड करनी है डेल्टा वी, आप इसको बेशक ट्राइंगल का नाम दीजिए, पी का पॉइंट है ये, क्यू है, ये क्या है आर है। अब बच्चों यहाँ से देखिए पी क्यू, ये तो वेलोसिटी v1 है,
V2, ये तो PR है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ बच्चों मैग्नीट्यूड होती है। तो मैंने पहले बताया है कि इन दोनों वेक्टर की आपने लेंथ सेम रखनी है, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू V1 एंड PR इज इक्वल टू V2। और ये हमें पहले बच्चों पता है कि दोनों के दोनों असल में क्या होंगे, आपस सेम। तो PQ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सॉरी PR के बराबर होगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितना PQ है उतनी ही PR, असल में दोनों क्या हैं, सेम है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में चेंज की वजह से। अब हमने ये चीज़ कैलकुलेट करने की हमारे पास कैसे। अब बच्चों मैं इस यहाँ पे कुछ एरिया हाईलाइट करने लगा, आपने इस पर गौर करना है। ये वाली चीज़ जो मैंने हाईलाइट की है ब्लैक में, ये इससे पहले नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो ये एक ट्राइंगल की तरह शेप बन रही है। अब अगर ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइडें बराबर है, OB OA, और एक ये भी ट्राइंगल बन रही है, इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ रेड से, सपोज करें ये हमारे पास रेड से शेडेड किया है, ये भी एक ट्राइंगल है। अब अगर देखा जाए इसकी और इसकी, इन दोनों की आपस की लेंथ सेम है, इनकी आपस की लेंथ क्या है, सेम। मसलन फर्ज करें अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ज़रूरी नहीं कि ये भी 2, लेकिन अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4। तो असल में ये ऐसे ट्राइंगल है जिनकी दो साइडें आपस में क्या इक्वल है, इसकी दो साइडें आपस की इक्वल है, इसकी दो साइडें आपस की इक्वल है। तो अगर दो साइडें इक्वल हैं तो इनके दो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास OAB और PQR ये दो ऐसे ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइडें आपस में क्या है, सेम है। तो हमारे पास जो है ट्राइंगल OAB एंड बच्चों ट्राइंगल PQR, इनकी दो साइडें सेम है, तो इसको कहते हैं आप आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास कौन से ट्राइंगल्स हैं बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उनकी दो साइडें आपस में क्या आएंगी, इक्वल। अब बच्चों मुमासलत, ये साइड इसके इक्वल है, तो जैसे ये साइड इसके इक्वल है तो ये दो साइडें इस दो साइडों से मुमासलत रखती हैं, और ये जो है AB वो PQ से मुमासलत रखता है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, हमें PQ वाले, क्योंकि PQ किसके बराबर है, डेल्टा V के। तो इस इक्वेशन में हमें डेल्टा V की वैल्यू पुट करनी है, फिर डेल्टा T की पुट करनी है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये एक्सेलरेशन मैंने पहले बताया कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल होगा। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगी, जो कौन सी फोर्स होगी, असल में सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखा जाए तो FC इज इक्वल टू MAC। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। अब देखिए मैंने बताया हमें दो सेम साइडों की रेशियो फाइंड करनी है। तो बच्चों ये जो कर्व्ड पाथ है AB, यानी ये आर्क AB, ये किसके बराबर है, असल में S के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों देखिए मैंने बताया कि ये वाली साइड इस साइड से मुमासला रखती है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इससे मुमासला रखती है। तो हमें इस साइड की रेशियो को इस साइड से डिवाइड करना है और इस साइड की रेशियो को इस साइड से, तो जवाब बराबर आएगा। इस साइड की रेशियो को इस साइड से, यानी आप जब दो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाए तो उनकी जो साइडें मुमासलत रखती हैं उनकी रेशियो हमेशा ही सेम आती है। मसलन 2 और ये भी 2, ये 4 ये भी 4, तो इस 2 को 4 से डिवाइड करें, इस 2 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह इस साइड को इससे डिवाइड कर ले, इस साइड को इससे डिवाइड कर ले तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें डेल्टा हमें निकालनी है PQ किससे है, सॉरी PQ हमारे पास PQ साइड कितनी है V1, PQ की रेशियो बच्चों किसके बराबर होगी, OA के रेशियो के बराबर होगी, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगी, QR की रेशियो किसके बराबर होगी बच्चों, AB के बराबर होगी। मुझे पॉइंट लगा, समझ के लगा, यानी कि PQ ये साइड की रेशियो किसके बराबर होगी, AB, यानी PQ बटा OA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, QR ओवर AB। सिंपल सी बात है, PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, PQ किसके बराबर है V1 और P2 किसके बराबर है V2। V1 और V2 आपस में क्या है, सेम, जो किसके बराबर है V। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं V ओवर OA की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। QR बच्चों QR डेल्टा V है जो हमने मालूम करना है असल में, ओवर AB तो हमारे पास असल में क्या चीज़ है, ये स्ट्रेट लेंथ है। तो हम इन दोनों का टाइम इंटरवल शॉर्ट कर लेते हैं। जितना टाइम इंटरवल बच्चों शॉर्ट करते जाएंगे, मसलन ये कर्व्ड पाथ ऐसे बन रहा है, इनका सीधा फासला ये आ रहा है, जितना ये शॉर्ट करते जाएंगे यहाँ से यहाँ तो ये फासला से, तो जितना ये दोनों के दरमियान में इंटरवल शॉर्ट होता जा रहा है उतना ही स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ आपस में क्या होते जा रहे हैं, इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एज डेल्टा T अप्रोचेस टू
0, तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि ए बी ऑलमोस्ट किसके बराबर चला गया है, एस के बराबर। ए बी जो है वो डायरेक्ट हमारे पास जो है किसके बराबर चला गया, एस के बराबर चला गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी एस, तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी एस उधर जाके मल्टीप्लाई एस वी ओवर आर, तो ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर बच्चों 2 में वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन मैंने बताया 2 में डेल्टा वी और हमें एक्सेलेरेशन की चाहिए तो हमें डेल्टा टी भी पुट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग अभी 3 का नाम दे दें। अब हमें पता है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर फॉर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, v ओवर टी। सिंपल ये फार्मूला हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। सॉरी एस इज इक्वल टू वी ओवर टी, सॉरी बच्चों, एस इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। अब हमने निकालना है डेल्टा टी, ये हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास देखिए एस इज इक्वल टू वी टी, यानी टी हमारे पास कोई भी टाइम होगा, हमने उस टाइम को किसका नाम दिया हुआ है, डेल्टा टी का। तो मैं यहाँ बेशक डेल्टा टी पुट कर तो ये आ जाएगा। और फासला कितना तय हुआ बच्चों, मैंने पहले कहा है ये कर्व्ड पाथ में एस तय हुआ है, तो एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, एस ओवर वी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जिससे हमने एफ सी निकालना, और एफ सी के लिए हमें क्या चाहिए, ए सी। ए सी के लिए हमें डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, पहले हमने डेल्टा वी निकाला, अब डेल्टा टी निकाल रहे हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों को किस में पुट कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू, बच्चों देखिए ए सी किसके बराबर है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, एस वी ओवर आर, और यही है एस ओवर वी। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, एस वी ओवर आर इंटू एस ओवर वी। बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखें ये एस आर के साथ ये बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगी ए सी इज इक्वल टू एस वी ओवर आर इंटू वी ओवर एस बन जाएगी। यानी कि ये आर और एस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बटे का बटा ऊपर जाके, और यहाँ से आपस एस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए सी इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चों देखें v कांस्टेंट है, यानी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, रेडियस आपको पता होगा, तो आप अपने सर्कुलर पाथ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैं कह रहा हूँ ये 10 के साथ मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और इसका रेडियस है 5 का। तो अगर मैं कहूँ इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें, तो आप कहेंगे सर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ए सी वी स्क्वायर ओवर आर। तो आप कहेंगे सर इसके वी स्क्वायर बटा आर, वी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटा आर जितना इसका क्या है, रेडियस सपोज करें 5 मीटर, तो 100 ओवर 5, ये 20 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बच्चों हमने तो फाइंड करनी थी एफ सी, तो मैंने बताया एफ सी किसके बराबर होगी हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू कितनी, वी स्क्वायर ओवर, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। अब वी किसके बराबर होती है हमें पता है बच्चों, आर ओमेगा, तो एफ सी किसके बराबर आ जाएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा आर, तो आर से कैंसिल, तो एफ सी की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगुलर के फॉर्म में फार्मूला, यानी एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में फार्मूला आ जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ टॉपिक था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। अब जो 2-3 पॉइंट हैं कि हमारे पास है क्या चीज़। अब जो एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल हर वक्त के किसी तरफ इसके पास यहाँ पे डायरेक्शन है, अगर थोड़ा सा आगे जाए तो डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, अगर थोड़ा सा आगे जाए तो डायरेक्शन यहाँ, तो हर वक्त इसकी डायरेक्शन पहले यहाँ ऐसे थी, अब ऐसे होगी, डायरेक्शन इसकी भी चेंज हो रही है, लेकिन हर वक्त रह किसकी तरफ रही है, टुवर्ड सेंटर। तो असल में इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी कि टुवर्ड द रेडियस। तो रेडियल एक्सेलरेशन भी इसी का नाम है, यानी कि सेंट्रीपिटल को रेडियल भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं हम इसी को, यानी कि ये लम्हाती एक्सेलरेशन होगा, और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। और ये वेलोसिटी में डायरेक्शन की जो चेंज आती है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर वक्त क्या हो रही होती है, हमारे पास चेंज हो रही होती है, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। उस एक्सेलरेशन को असल में हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन बता दूं कि वो वाली फोर्स जो पार्टिकल को बेंड करती है किसकी तरफ, सर्कल की सेंटर की तरफ, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो यही आपके टॉपिक में कुछ लिखा हुआ था कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, फिर भी एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि जब स्पीड कांस्टेंट हो तो फिर भी एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। किस में चेंज की वजह से बच्चों? डायरेक्शन में चेंज की वजह से। उसको किसका नाम देते हैं आप लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़ बच्चों।